हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज लेके आया हूं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में जीएस शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल व सूचना का अधिकार 2005। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय स्वशासन होता है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा सुझाव दिया गया, जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली दिया गया, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर 3 स्तर दिए गए। इसमें आपको बता दें कि इसमें जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से, और जो पंचायत समितियां होती है इसका भी जो चुने जाते हैं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं सदस्य, और ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान जो होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और आगे बात करें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। पंचायत में अगला पॉइंट है, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 घ के 3 के अंतर्गत दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में कब आई? तो आई आपकी ये 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आई। अगला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद है आपका 243 से लेके 243 तक है। यह अगला पॉइंट है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। जैसे नागौर राजस्थान में नागौर जिला है जो राजस्थान से है। अन्य संबंधित समितियां की बात करें तो इसमें समितियां थी अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई, जीवी के राव समिति 1985 में आई, एल.एम. सिंघवी समिति जो 1986 में आई, और पी.के. थुंगन समिति जो 1988 में आई। पंचायती राज की बात करें, इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसे अशोक मेहता द्वारा समिति द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है, कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा? तो कहे थे जीवी के राव समिति ने के द्वारा कहा गया था। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें आपसे बात करें तो इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया, जिसमें भाग 9 के क में जोड़ा गया इसमें, और अनुसूची 12 जोड़ी गई। और नगर पालिका की बात करें, इसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये पॉइंट वाइज दिया है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में कब आया? तो 1 जून 1993 को ये प्रभाव में आ गया। और संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक है। भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन ये 8 प्रकार का शहरी शासन प्रणाली है। भारत में शहरी स्थानीय शासन है 8 प्रकार के। और शहरी स्थानीय प्रशासन की स्थानीय शासन के प्रकार देखिए दिया गया है कि पहला है नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी समिति, नगरीय क्षेत्र, न्यासपत्तन गठित और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। आप जानते हैं शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा विस्तार से इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता क्या क्या है, कि कौन से ऐसे जितने भी चुनाव की पार्टियां हैं अपने भारत में, किस किस पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिला है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता। चुनाव क्या होता है? देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण या आवंटन का आदेश 1968 यथा संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है, तब वह राष्ट्रीय पार्टी बनती है या राष्ट्रीय दल बनता है। तो पहला है आपका, देखिए कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% यानी कि आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा, यानी कि 2% से सीटें जीतती हैं वह राष्ट्रीय दल कहलाएगी। या दूसरा कंडीशन है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम
4 राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का, जितने वोट पड़ते हैं उनके मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों तो दल जो होता है राष्ट्रीय दल होता है। अथवा ये भी ना हो तो अगला है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तो वो भी राष्ट्रीय दल के रूप में आती है। तो ये 3 कंडीशन हो गए। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है। भारत की जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जो दल हैं, चुनावी दल हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों का जो राज्य स्तरीय हो या दल के रूप में मान्यता भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसी के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट बात करें तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। आइए आगे देखते हैं कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता कौन सी ऐसी चुनाव पार्टी हैं जिसको राज्य स्तरीय का दर्जा मिलेगा। तो दिया गया चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन के आदेश में 1968 यथा संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी भी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की मान्यता है तो निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है तो राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। पहला है, देखिए कि उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें यानी 2.51% से अधिक हों। 3% मान लिया जाएगा, न्यूनतम 3 सीटों से ही जो अधिक हो उसे प्राप्त हो तो वो राजनीतिक दल कहलाएगा। अथवा उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा का चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग प्राप्त हो तो मान लिया जाएगा। अथवा उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो। यह शर्तें 2011 में जोड़ी गई थी। जो ये तीसरा शर्त है राज्य पार्टी होने के लिए, तो ये 2011 में जोड़ा गया था, तो वो राज्य दल हो जाएगा, राजकीय दल होगा। आइए बात करते हैं वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो देखिए, पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, और चौथा है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और पांचवा है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और छठवां है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, और आपका 7वां है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, और 8वीं है आपकी बहुजन समाज पार्टी बसपा। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय दल और चुनाव चिन्ह दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कमल का फूल है, जिसमें इस समय भारत में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की है, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की। और अगला है बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव निशान हाथी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिसका चुनाव निशान हंसिया और बाली है, और पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसका चुनाव निशान हंसिया, हथौड़ा और तारा है। और अगला है छठवां आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसके चुनाव निशान घड़ी है। सातवां है आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसका चुनाव निशान जोड़ा फूल है, और आठवां आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी जिसका चुनाव निशान पुस्तक है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि अगला है इसमें पॉइंट आपका सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करें कि किसी भी सूचना का अधिकार मतलब कोई किसी भी सरकारी अधिकारी से सूचना मांगने का अधिकार, ये हमें 2005 से मिला। तो देखिए लोकसभा में इस एक्ट को 11 मई 2005 को पास किया गया, और राज्यसभा में इसे 12 मई 2005 को पास किया गया, और राष्ट्रपति से स्वीकृति
यानी कि हस्ताक्षर 15 जून 2005 को मिल गई और 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में प्रभावी रूप से ये मान्य हो गया और लागू हो गया। अगला पॉइंट, जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हुए और जब 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में भी ये नियम लागू हो गया। और आगे बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, तो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होता है, आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदन को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, तो मद्रास उच्च न्यायालय सितंबर 2014 में कहा। अगला पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना होता है। अगला पॉइंट है सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है। किससे जिम्मेदार है, तो नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में ये उत्तरदायी है। अगला पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार की बात करें तो ये एक विधिक अधिकार है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। अगला पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो ये क्या है, क्या उल्लेखित है, उद्देशिका में प्रस्तावना में उल्लेखित है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और समुचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता होनी चाहिए। अगला है आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, तो पहला है आपका सूचना के अधिकारी का अभिप्राय है किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच। और दूसरा पॉइंट है आरटीआई के दायरे में शामिल भारत के प्रमुख न्यायाधीश का कार्यकाल नवंबर 2019 से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन होता है इसमें। और ये महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पहला पॉइंट है आपका विश्व के देशों में स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया, इन नागरिकों को दिया। कौन सा देश है, तो स्वीडन पहला देश है। आगे बात करें पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। और अगला पॉइंट है भारत में सूचना के अधिकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ से, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा प्रारंभ हुआ, MKSS। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में इसे जोड़ा गया और मान्यता दी गई। अगला पॉइंट है आपका सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया कब, तो वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन फंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा पेश किया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा गया, किसके द्वारा, तो जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने इसे सौंपा। आगे बात करें तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था, किससे आधारित था, तो HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर। अगला पॉइंट है आपका वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो देश का प्रथम राज्य है अपना तमिलनाडु राज्य में 1997 में पहली बार लागू हुआ। और आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इसमें सूचना के अधिकार में शामिल क्या क्या है, देखिए कार्य, दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी यानी PIO की नियुक्ति का प्रावधान करना। और इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों सूचना का अनुरोध
प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना पीआईओ का दायित्व है। यदि कोई सूचना मांगता है तो उसे जिस दिन से दाखिल होता है सूचना अनुरोध, उसी दिन से 30 दिन के अंदर देना, उनको सूचना देना उनका दायित्व है। अगला है कि मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगला पॉइंट है आपका आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिससे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। जैसे कि कोई देश की बात हो, गुप्त बात हो, जिसे छिपा के रखनी है, आप उसकी जानकारी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से या किसी एम्प्लॉय से, तो वो नहीं दे सकता। उसको उन सबको ये अपवाद हैं, उनको छोड़ के बाकी सब में लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का 15वां आपका क्लास था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।